हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और क्लास 10th साइंस में हम कर रहे थे अपना PYQ सॉल्व, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व हम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। सबसे पहले हमने पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लिया था। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ बायो के हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे थे अपना जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो हमने पढ़ लिया। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 3 आवर्स जो है हमारे पास टाइम है। तो 3 घंटे में ही हमें इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ क्वेश्चन जो हम छोड़ रहे हैं वो बच्चों कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं। हम यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है केमिस्ट्री का। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल। हमें उस नॉन मेटल का नाम और उसका जो सिंबल है वो लिखना है जो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि सामान्य तापमान पर जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उस अधातु का नाम लिखना है, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर मेटल होता तो आंसर क्या होता? तब तो हमारे पास बहुत इजी सा आंसर था, मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि हम कहें रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी होता है लिक्विड। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है नॉन मेटल। तो बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान से हमें पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया है नॉन मेटल, यानी कि अधातु की बात हो रही है। ठीक है, तो वो कौन सा नॉन मेटल है? तो जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा था, जहां पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों की क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज में हमने एक्सेप्शनल केसेस देखे थे कि जो नॉन मेटल्स हैं, सारे नॉन मेटल्स जो हैं, लगभग सारे ही नॉन मेटल गैसियस या सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका आंसर है, देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सिंपल हमें आंसर लिखना है, बहुत लंबी कहानी हमें यहाँ पर नहीं लिखनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रोमीन, जिसका सिंबल क्या है? सिंबल होता है बच्चों Br। ठीक है, ब्रोमीन इज द, बाकी सारा आप क्वेश्चन से ही आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन से आप इसको कॉपी कर सकते हो। इज द नॉन मेटल that exist liquid state at normal temperature। तो जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर, ये लिक्विड LIQ लिखा गया, तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है लिक्विड के लिए, LIQUID। तो आप इसको पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अभी तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, तो वो है मर्क्यूरी। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल से इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल की, वो तो आपको नॉर्मली याद ही रहती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो है वो आपको याद करने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन कैसा है? लस्ट्रस है, शाइनी है। वो इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी है, चमकदार है। ठीक है, आयोडीन। जबकि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कैसे होते हैं? लस्ट्रस नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होती। जैसे लकड़ी है, तो क्या लकड़ी बहुत चमकदार होती है? पॉलिश करी हुई लकड़ी की बात नहीं करें, नॉर्मल अगर हम लकड़ी की बात करें तो वो चमकदार नहीं होती। तो जो नॉन मेटल है वो शाइनी नहीं होते। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि हमने बात की आयोडीन की, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक नॉन मेटल है ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट करने में मदद भी करता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है क्या? एक नॉन मेटल है। ठीक है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो हार्ड है। तो कौन सा नॉन मेटल? वैसे अगर हम बात करें तो नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं और कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट यानी कि हार्ड नहीं होते बहुत ज्यादा। ठीक है, आसानी से तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है। लेकिन कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है। कार्बन का एक एलोट्रॉप है डायमंड, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल नोन है, यानी कि अब तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो कोई धातु नहीं, वो एक अधातु से बना हुआ, यानी कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि है डायमंड। ठीक है, वैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। वो है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिंग। ठीक है, तो इनमें कितने कार्बन का अरेंजमेंट होता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हो गया। चलो, तो सिर्फ नॉन मेटल, ऐसे नहीं कि आप सारी नॉन मेटल के एक्सेप्शनल केसेस और प्रॉपर्टीज पढ़ो, नहीं, मेटल्स का भी आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर मेटल्स से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मेटल सॉफ्ट होता है, तो सोडियम, पोटेशियम जैसे मेटल सॉफ्ट होते हैं। जबकि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल कैसे नेचर के होते हैं? वो हार्ड होते हैं काफी। ठीक है, हार्डेस्ट होते हैं। लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है, ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो काफी सॉफ्ट है, जिनको नाइफ यानी कि चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपको जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स के जो एक्सेप्शनल केसेस है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज ड्राई, अच्छा ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है अगला वाला। व्हाई डज ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो ये जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज नहीं करती? तो गैस क्या लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती? क्यों नहीं करती? ड्राई गैस की बात की गई है, हाइड्रोक्लोरिक गैस ड्राई वाली, तो क्यों चेंज नहीं करती? तो देखो बच्चों, लिटमस कलर चेंज कब करेगा? जब उसे किसी में डिप करते हैं हम, है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये सॉल्यूशन है कोई, मान लो ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है ना। मान लो ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। कैसे पता चलेगा? लिटमस की हेल्प से। हम क्या करते हैं? लिटमस को इसमें डिप करते हैं। ठीक है, अब एसिड में लिटमस क्या करता है? रेड कलर शो करता है, और बेस में लिटमस क्या करता है? ब्लू कलर शो करता है, जिससे हम एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में जान लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस है, तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस का ये कलर चेंज क्यों नहीं करता ड्राई लिटमस पेपर? इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसमें क्या है? वाटर नहीं है। वाटर नहीं होगा तो वो क्या होगा? उसके जो आयन्स है वो टूटेंगे नहीं, H पॉजिटिव आयन्स नहीं देंगे। H पॉजिटिव आयन्स नहीं देंगे तो ये लिटमस जो है वो कलर शो नहीं करे। सिंपल सी बात है, इतना ही इसका आंसर है, इतना ही आपको इसको लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई, ये 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, चलिए, तो अगर इसका आंसर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? वैसे तो हमने समझ लिया है, हाँ, क्वेश्चन को तो हमने समझ ही लिया है। आंसर अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। तो चलो, तो क्वेश्चन तो हमें ध्यान में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि जो HCl गैस है, ड्राई HCl गैस, ठीक है, तो वो क्या ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेशन तो होगा नहीं, और आयनाइजेशन के लिए क्या, किसकी जरूरत है? जलीय माध्यम की जरूरत है, यानी कि वाटर होना चाहिए। क्योंकि आयनीकरण, जिसको हम आयनाइजेशन कहते हैं, के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता है,
जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप क्वेश्चन से नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आयनीकरण के लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो है HCl गैस क्या नहीं कर पाता, ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। शुष्क परिस्थितियां जो है, यानी कि जो ये ड्राई कंडीशंस हैं, यहाँ पर वाटर ना होने की वजह से आयनाइजेशन नहीं होगा, और आयनाइजेशन अगर नहीं होगा तो ये जो इसका जो एसिडिक मीडियम है इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, तो इस वजह से ये कलर चेंज नहीं करेगा। क्लियर है इतना? तो चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो टंगस्टन को इलेक्ट्रिक, व्हाई इज टंगस्टन, क्वेश्चन को देखते हैं। टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसको इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए क्यों यूज किया जाता है, यानी कि विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने आसानी से लिखना है। तो टंगस्टन, तो इसको हम आंसर लिख सकते हैं, यहीं से लिख लेंगे बच्चों नोट करके। टंगस्टन almost used as a filament of electric bulb because क्यों किया जाता है, क्योंकि it has very high melting point, क्योंकि इसके पास क्या है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि इसका जो गलनांक है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, उच्च गलनांक इसका होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है, ठीक है। और इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर जो है इसे यूज किया जाता है, यानी कि फिलामेंट के लिए टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। अब इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये बहुत ब्राइट ग्लो करता है, यानी कि बहुत ही ब्राइट, क्या कर, चमकदार तरीके से ये जलता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। अगर हमने कोई ऐसा मेटल यूज किया होता जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता, ठीक है, तो जैसे ही वो जलता तो वो क्या करता, मेल्ट होने लगता है ना, पिघलने लगता। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये गलता नहीं है, इस वजह से फिलामेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, क्लियर है इतना, तो चलो, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है इस वजह से, और आप 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो उसमें, एंड जैसे कि एंड इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट ऑल्सो, कोरोजन रेजिस्टेंट, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which chemical is mainly considered responsible for the depletion of ozone layer? तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए, है ना, कि डिप्लीट होना यानी कि अपक्षय के लिए, परत के अपक्षय के लिए। अब आप जानते हैं ओजोन लेयर है क्या, तो ओजोन लेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को। किससे प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, देखो, मान लो ये है हमारी अर्थ, ई फॉर अर्थ, और ये स्ट्रेटोस्फेयर। हम जानते हैं अर्थ के बाहर से क्या होती है, कई सारी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की होती है ना, अर्थ के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है, 5 लेयर होती है, ठीक है, चलो 5 लेयर होती है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 लेयर है।
तो इन 5 लेयर में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारे लेयर्स होती है। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है उसमें होती है हमारी ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, ये सन है, ये ओजोन लेयर क्या करती है, अब देखो सन से कई सारी रेज हमारी अर्थ पर आकर गिरेगी, ठीक है। अब सन से बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज भी आती है जो कि होती है हमारी अल्ट्रावायलेट यूवी, जिसको हम पैरा बैंगनी किरणें भी कह सकते हैं, ठीक है, रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये इतनी हार्मफुल होती हैं कि अगर डायरेक्टली हमारी अर्थ के सरफेस पर ये गिरती हैं, हम पर गिरती हैं, तो हम पर स्किन कैंसर, कैटरैक्ट जैसी बीमारियां पैदा करती हैं। एनिमल्स हैं उनमें भी कई सारे बीमारियां ये पैदा करती हैं। यानी कुल मिला की बात यह है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करता है, इन लेयर से हमें बचाता है, ठीक है। तो ओजोन का जो फॉर्मूला है वो होता है O3। इन लेयर से ये हमें बचाता, इन रेज से ये हमें बचाता है, ठीक है। यूवी रेज या रेडिएशन, जो भी हम कहें, रेज कहें या रेडिएशन कहें, तो इन रेज से ये हमें बचाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ये ओजोन लेयर है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कारण ये डिप्लीट होने लग रही है, यानी कि कहीं कहीं पर जो है छेद हो रहे हैं। हालांकि ये जो है अपने आप ही क्या हो रही है, सही अपने आप ही ये ठीक भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ये डिप्लीट होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, पेड़ लगाने हैं, और जो हार्मफुल गैसेस हैं जो इसका डिप्लीशन का कारण है उन गैसेस को हमें ध्यान देना है और उन गैसेस को जो है ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना है, ठीक है। तो वो कौन सी गैस है, तो क्वेश्चन वही पूछा गया है, विच केमिकल इज मेनली कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो गैस है बच्चों CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस है और यही गैस है जो कारण है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का, ठीक है। चलो, तो क्लियर है। तो इसको आप 1 नंबर का ही ये क्वेश्चन है, तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर इसमें नहीं लिखना है, आपको इसमें सिंपल सा आंसर ही लिखना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल इज मेनली कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्लियर है इतना? चलो, तो सिंपल सा आप आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या है, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे और इसके 2 यूजेस लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला लिखेंगे, उससे पहले आप 9th वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम 10th 11th 12th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो चलिए, हमें क्या करना है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला और उसके 2 यूजेस लिखने हैं। देखो, वॉशिंग सोडा का क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन बेकिंग सोडा का भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है बेकिंग सोडा आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है, फॉर्मूला लिखिए, 2 यूजेस लिखिए, तो ये सारे आपको याद कर लेना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, ठीक है, .10H2, तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगला, अगर हम यूजेस की बात करें, तो यूजेस की अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर, तो किस चीज के लिए यूज किया जाता है इसको, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा भी है पहले कि जो हमारा जो हार्ड वाटर है, ठीक है, तो हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर जो है, हम जो हमारा जो वॉशिंग पाउडर होता है, हम कपड़े धुलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो साबुन होता है वो हार्ड वाटर में अच्छे से क्या नहीं होता, घुलता नहीं है,
है ना, वो क्या करता है, उसमें स्कम पैदा करता है, स्कम बनाता है, स्कम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे, वॉशिंग सोडा का। ये क्या करता है, वाटर के सॉफ्टनिंग में मदद करता है, वाटर को सॉफ्ट बनाता है, पहला यूज। और कोई भी दो यूज लिखने थे तो हम लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, एक्सेट्रा। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना। वॉशिंग सोडा का यूजेस आपको समझ में आया, वाटर की सॉफ्टनिंग, पेपर, ग्लास, कई सारे इसके यूजेस हैं। तो यूजेस आप लिख सकते हैं, बुक में कई सारे दिए हुए हैं। जब हमने ये चैप्टर भी पढ़ा था तो चैप्टर में हमने काफी सारे अच्छे से इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और सिर्फ वॉशिंग सोडा ही नहीं, बेकिंग सोडा भी, और भी कई सारे हमारे पास केमिकल्स थे जिनको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, फॉर्मूले उनके याद किए थे और उनके जो यूजेस हैं वो भी याद किए थे। ठीक है, चलिए, तो आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, फिर नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। अगर हम इसका नाम लिखें तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट 10 है ना, 10, तो 10 के लिए क्या लिखा जाता है, डेका। ठीक है, डेका हाइड्रेट। तो ये हो गया इसका नाम। ठीक है, और हम सिंपल लिख सकते हैं Na2CO3 जब है, यानी कि अभी कैसा है ये, अभी ये सिर्फ है सोडियम कार्बोनेट, ये तो इजी है। लेकिन इस टाइम पर ये क्या है बच्चों, एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर नहीं है। अभी क्या है, ये एनहाइड्रस स्टेट में है, इसमें वाटर नहीं है। तो यूजेस हमने देख लिए हैं, ग्लास, पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है, वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए इसे यूज किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो आपको पता ही होगा, वो हमें पता ही है, वो तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, कि इसको जो है यूज किया जाता है सोप बनाने के लिए, है ना, साबुन बनाने के, जैसे हमने अभी बात की कि वाटर को सॉफ्ट कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे साबुन है तो वो वाटर जो हार्ड वाटर है उसके साथ क्या करता है, स्कम पैदा करता है। ठीक है, तो उससे जो है हम कपड़ों को अच्छे से साफ नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई डर्ट है, ग्रीस है, वो हमें साफ करना है, तो उसके लिए वाटर कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, अगर हम सोप का यूज करते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो बाकी हमने देख ही लिया है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, यानी कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, कोई भी नॉन मेटल, मान लो कार्बन है, कार्बन भी तो नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म, तो किस तरह के ऑक्साइड ये बनाता है। तो ये भी देखो 1 नंबर का ही क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए हमें बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि कौन सी ऑक्साइड ये फॉर्म कर सकते हैं और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जिससे हमारे पूरा 1 नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, चलो, तो सिंपल आवर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म, तो ये कौन से ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, देखो, तो ये है कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, जब ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसने बना दिया। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2CO3। क्लियर है इतना, तो चलो, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो नॉन मेटल्स हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं, जैसे H2 + O2 गिव्स H2। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो रिएक्शन है उनको बैलेंस हमने नहीं किया है, लेकिन आप एग्जाम में जब करोगे तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ हम बैलेंस कर लेते हैं, 2H2 है
2O2 है तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, 4H2 4H2, 2O2 2O2। तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, जब हमने अलग अलग चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था, तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्व किए थे, जहाँ पर फॉर्मूले से केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, पहले हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखना सीखा था, फिर स्केलेटल इक्वेशन के साथ साथ इक्वेशन को कैसे हमें बैलेंस करना है ये भी हमने सीख लिया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, तो आप इसको प्रॉपर आंसर लिख सकते हो। वैसे तो सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड, तो आप लिख सकते हो एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। एक आंसर आपका ये हो गया। एग्जांपल आप दे दोगे ये दोनों एग्जांपल, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का और वाटर का फॉर्मेशन का, ठीक है। चलिए क्लियर है इतना, तो ये बनाते हैं एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर है इतना, चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा अगला क्वेश्चन है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया है ना, 1 नंबर का ये वाला हो गया, 1 नंबर का ये वाला। अगर आप इसमें इतना भी लिखते हो तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, पूरा एग्जाम्पल लिखते हो तो बहुत अच्छा ये रहेगा, ठीक है। तो अगला है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ऐसा क्यों? सिर्फ आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों, ऐसा किस वजह से होता है? तो बहुत सिंपल है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है, उनके बीच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काफी कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। तो जब हमें क्या करना है, मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड ये हैं और 2 फ्रेंड ये हैं, ये है ए बी और ये है सी डी। अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी जो है वो काफी अच्छे दोस्त है, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है, ठीक है। लेकिन जो सी डी है वो और भी ज्यादा अच्छे दोस्त है। अगर हम दोनों के दोस्ती के कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। यानी कि अगर दोनों की दोस्ती को तोड़ना हो, है ना, मान लो कोई एफ कोई फ्रेंड और आया, तो उन्हें अगर इसकी दोस्ती, इन दोनों की दोस्ती तोड़नी हो तो यहाँ पर आसानी से तोड़ पाएगा दोस्ती, या एफ नाम का फ्रेंड यहाँ पर आसानी से दोस्ती तोड़ पाएगा? कहाँ पर तोड़ पाएगा? देखो जहां पर दोस्ती ज्यादा गहरी नहीं होगी वहां पर आसानी से दोस्ती तोड़ी जा सकती है, जहां पर दोस्ती गहरी होगी वहां पर नहीं तोड़ी जा सकती, है ना। वही बात है, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर उसके जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, यानी कि वहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। दूसरा, जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा या बहुत कम होगा, उनको ब्रेक करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं देना पड़ेगा, वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि इस एफ को यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या यहाँ पर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा या यहाँ पर देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनके बीच में जो दोस्ती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे ही जो आयनिक कंपाउंड है उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से उनको, उनके जो बॉन्ड है, उनके बीच का जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए या इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ता है। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिंपल। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चंस थे, तो आप ये देख सकते हो, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।